Namaskaram and welcome to the another video of Firebase. Let us now explore the product of Firebase which we are going to use the most. किसी भी एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका डेटा एंड इस डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं Firebase का क्लाउड फायर स्टोर. सो व्हाट इज क्लाउड फायर स्टोर? क्लाउड फायर स्टोर है फ्लेक्सिबल, स्केलेबल, नो एसक्यूएल क्लाउड डेटाबेस जहां पे हम हमारा डेटा स्टोर करवा सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड ऑल. क्लाउड फायर स्टोर फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे आपको कोई स्कीमा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. आप डेटा जिस तरीके से स्टोर करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो. यू आर फ्री टू स्टोर डेटा द वे यू लाइक. एक्सप्रेसिव क्वेरिंग, आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो यूजिंग क्वेरीज एंड जितना डेटा चाहिए केवल उतना ही क्लाउड से क्वेरी कर सकते हो. रियल टाइम अपडेट्स, अगर आपको अपने डेटा के चेंजेस को रियल टाइम में लिसन करना है तो वो भी आप क्लाउड फायर स्टोर के थ्रू कर सकते हो. फायर स्टोर प्रोवाइड्स ऑफलाइन सपोर्ट, यानी कि आप डेटा को रीड, राइट एंड क्वेरी ऑफलाइन भी कर सकते हो क्योंकि फायर स्टोर इसका कैश कॉपी अपने डिवाइस के ऊपर मेंटेन करता है. And as every Google Cloud's product, Cloud Firestore is also designed for scalability. Now let us explore how data is actually stored in Cloud Firestore. जो भी डेटा हमें स्टोर करना है that will be in the form of key value pairs. And इन key value pairs को हम स्टोर करेंगे एक डॉक्यूमेंट में. डॉक्यूमेंट को आप एक एंटिटी के फॉर्म में समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अ प्रोडक्ट, अ यूजर, एन ऑर्डर. तो इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं एंड उस डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यूजर या ऑर्डर के की वैल्यू पेयर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूजर का इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं तो उस केस में नेम सुरेश, एज 20, इस तरीके से की वैल्यू पेयर्स होंगे. तो हर यूजर का एक डॉक्यूमेंट, हर प्रोडक्ट का एक डॉक्यूमेंट एंड हर ऑर्डर का एक डॉक्यूमेंट. इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप करके हम बनाएंगे एक कलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूजर्स के डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं तो हम उसे सेव करेंगे यूजर्स नाम के कलेक्शन में. अगर हम ऑर्डर सेव कर रहे हैं तो हम उसे सेव करेंगे ऑर्डर्स नाम के कलेक्शन में. एंड इस तरीके से हम हमारे फायर स्टोर के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हैं जिनके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे. एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, हर डॉक्यूमेंट के अंदर वापस से सब कलेक्शंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चैट एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस केस में यूजर्स नाम के कलेक्शन के अंदर आपके यूजर्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, हर यूजर के कुछ मैसेजेस होंगे. तो उस केस में हर यूजर के डॉक्यूमेंट में सब कलेक्शन होगा मैसेजेस नाम का एंड उसके अंदर उस पर्टिकुलर यूजर के मैसेजेस सेव्ड होंगे. सो इस तरीके से हम नेस्टिंग कर सकते हैं कलेक्शन डॉक्यूमेंट, कलेक्शन डॉक्यूमेंट, कलेक्शन डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन. सो इन अ नटशेल क्लाउड फायर स्टोर के अंदर डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शंस. कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड हर डॉक्यूमेंट के अंदर की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है. हर डॉक्यूमेंट के अंदर सब कलेक्शंस भी हो सकते हैं एंड अगेन कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट, कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन. एवरी डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन हैज द यूनिक आईडी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की आईडी है ए लवलेस एंड इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड बोर्न. तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स में डेटा स्टोर होता है. हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी होती है एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम स्टोर करते हैं कलेक्शन के अंदर. अगर हम चाहें तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम के अंदर फिर से एक मैप है एंड उसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अवेलेबल है. तो इस तरीके से हम फील्ड्स की भी नेस्टिंग कर सकते हैं. हर कलेक्शन का एक नाम होता है एंड वो भी हमारे फायर स्टोर के अंदर यूनिक होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर्स नाम का एक कलेक्शन है एंड इस कलेक्शन के अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, हर डॉक्यूमेंट की आईडी है, डॉक्यूमेंट के अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं. जब हम किसी डॉक्यूमेंट को रेफर करना चाह रहे हैं टू रीड, राइट, अपडेट और डिलीट, तो हमारे पास उसका रेफरेंस होना चाहिए एंड ये रेफरेंस का ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं यूजिंग अ सिंटैक्स लाइक दिस. हमारे पास डेटाबेस का रेफरेंस होगा, उसके अंदर हम जाना चाहते हैं कलेक्शन यूजर्स के अंदर एंड फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट होगा ए लवलेस. तो यहाँ पे हमने कलेक्शन का नेम पास किया एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट की आईडी पास करी. तो इस तरीके से हम इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट रेफरेंस. हम कलेक्शन का भी रेफरेंस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल db.collection users, तो इससे हमें यूजर्स नाम के डॉक्यूमेंट का रेफरेंस मिलेगा. प्लीज नोट दैट जब आप ये लाइन लिखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा पूरा कलेक्शन जितना भी डेटा इसके अंदर है वो सारा आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा. नो, ये केवल रेफर कर रहा है, उस जगह को पॉइंट कर रहा है. जस्ट इसका पाथ है, इसके अंदर डेटा अलग तरीके से आता है.
ये जस्ट रेफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इस डॉक्यूमेंट का ओनली रेफरेंस है, इसका डेटा अभी तक हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये रेफरेंस का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा नेस्टेड फॉर्म के अंदर है तो आप डायरेक्टली भी उसका पाथ लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यूजर्स के अंदर ए लवलेस नाम का डॉक्यूमेंट, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर भी सब कलेक्शंस हो सकते हैं एंड इस तरीके से हम हमारे डेटा की हायरार्की बना सकते हैं। सपोज एक चैट एप्लीकेशन है जिसके अंदर मल्टीपल रूम्स है, रूम्स को आप समझ सकते हो ग्रुप्स के फॉर्म में। तो सपोज ये ग्रुप्स बने हुए हैं, रूम ए, रूम बी, हर रूम का एक डॉक्यूमेंट है एंड उस डॉक्यूमेंट के अंदर फिर हम सब कलेक्शन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैसेजेस नाम का सब कलेक्शन, एंड इसके अंदर फिर मैसेजेस के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। सो द हायरार्की गोज समथिंग लाइक दिस: फर्स्ट कलेक्शन, देन डॉक्यूमेंट, देन अगेन कलेक्शन, देन अगेन डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन। अगर हमें इस तरीके का नेस्टेड डेटा रेफर करना है तो हम करेंगे डेटाबेस डॉट कलेक्शन रूम्स डॉट डॉक्यूमेंट रूम ए, एंड रूम ए के अंदर जाकर के वापस से कलेक्शन मैसेजेस एंड उसके अंदर मैसेज 1। इस तरीके से चेनिंग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको बार बार डॉट डॉट नहीं लगाना है तो आप पाथ का यूज भी कर सकते हो। सिंपल, यू कैन राइट db डॉट डॉक्यूमेंट रूम्स स्लैश रूम ए स्लैश मैसेजेस स्लैश मैसेज 1 एंड नोट दैट हम हमारे डेटा को नेस्टिंग कर सकते हैं अप टू 100 लेवल्स। वैसे इतनी नेस्टिंग हमें नहीं करनी चाहिए, अगर करने की नीड आ रही है तो ये हमारे परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा, तो जितना हो सके हमें नेस्टिंग कम रखनी है। फायर स्टोर के डॉक्यूमेंट्स में हम इन फॉलोइंग डेटा टाइप्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर करवा सकते हैं। फर्स्टली एरे, हम किसी भी चीज की एरे बना सकते हैं बट नॉट मैप। मैप का एरे नहीं बना सकते हम, बाकी नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टाइम स्टैम्प्स, इन चीजों की हम एरे बना सकते हैं। बूलियन, यू कैन ऑल्सो स्टोर बाइट्स। डेट एंड टाइम स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी सेव करा सकते हैं। देन वी कैन स्टोर नंबर्स इन फ्लोटिंग पॉइंट। ज्योग्राफिकल पॉइंट अगर हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में सेव कराना है तो वो भी हम यहाँ पे करा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है। इंटीजर सेव करा सकते हैं, मैप सेव करा सकते हैं हम, नल का भी सपोर्ट है। हम किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या कलेक्शन के पाथ को भी हमारे डॉक्यूमेंट में एज अ फील्ड सेव करा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हाउ कैन वी फॉरगेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स भी आप सेव करा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स। इनफ ऑफ द टॉक, नाउ लेट्स सी कि हम क्लाउड फायर स्टोर के अंदर डेटा किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्लाउड फायर स्टोर के अंदर हम डेटा 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। फर्स्टली, जहां पे आप डॉक्यूमेंट की आईडी स्पेसिफाई करके एंड कुछ डेटा स्टोर करोगे। सेकेंडली, आप केवल डॉक्यूमेंट का डेटा दोगे बट आईडी नहीं दोगे, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। एंड थर्डली, एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट बनाना जिसकी केवल आईडी होगी, वो भी या तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली जनरेट होगी बट उसके अंदर कुछ डेटा नहीं होगा, एम्प्टी डॉक्यूमेंट बनाना। तो ये 3 तरीके से डेटा हम क्लाउड फायर स्टोर के अंदर ऐड कर सकते हैं। नया डेटा ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डेटा होना चाहिए। सपोज हमें सिटी की इंफॉर्मेशन सेव करानी है तो मैंने एक मैप बनाया सिटी के नाम का एंड उसके अंदर इस तरीके से डेटा की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में सेव करा दिया। नाउ ये डेटा हमें कहां पे स्टोर कराना है उसका हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए। जरूरी नहीं है अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो वो चीज एग्जिस्ट हो, क्योंकि जब हम इस सिटी का डेटा सेव कराना चाह रहे हैं तब ये एलए का डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसे रेफर किए बिना हम वहां पे कुछ वैल्यू ऐड नहीं करवा सकते। सो वी नीड टू हैव अ डॉक्यूमेंट रेफरेंस जहां पे जा करके ये डेटा सेव होगा। तो हमने किया डीबी डॉट कलेक्शन सिटीज, यानी कि सारी सिटीज का जो डेटा है वो सेव होगा सिटीज नाम के कलेक्शन के अंदर, एंड उसके अंदर हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं विद द नेम एलए, एंड उसके अंदर ये डेटा जाकर के सेव होगा। सो हमारे पास डीबी से आया पूरे डेटाबेस का रेफरेंस, वहां से हमने कलेक्शन का रेफरेंस लिया सिटीज नाम का, एंड फिर डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लिया यूजिंग द नेम एलए। इस डॉक्यूमेंट रेफरेंस का फिर एक मेथड है सेट, जिसके अंदर हम पास कर सकते हैं हमारा मैप, एंड इससे वो डेटा सेव हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा करके चीज को एंड कर सकते हैं, बट एज यू नो ये एक नेटवर्क रिक्वेस्ट है जो कि हाथों हाथ फुलफिल नहीं होती, उसे टाइम लगता है। वो सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है, सर्वर ऐड करता है एंड देन उसे रेस्पॉन्स देता है। तो दिस थिंग टेक्स अ फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड। सो हमें यहाँ पे कॉल बैक मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अगर हमें सक्सेस का कॉल बैक चाहिए तो हम इस तरीके से एड ऑन सक्सेस लिसनर के थ्रू सक्सेस वाला कॉल बैक पास कर सकते हैं।
सो जब भी हमारा डेटा ऐड हो जाएगा तब ये ऑन सक्सेस वाला मेथड कॉल होगा एंड यहाँ पे हमने लॉग लगा रखा है कि डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट सक्सेसफुली राइट हो चुका है। अगर हमें फेलियर का कॉल बैक चाहिए तो उस केस में हम एड ऑन फेलियर लिसनर के थ्रू फेलियर का कॉल बैक भी सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी फेलियर होगा तब हमें एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे हमने लॉग लगा दिया है कि ये एरर हुई है while writing the document. So as simple as that, आपको ना तो कोई टेबल बनानी है ना ही कोई स्कीमा डिफाइन करना है, आप डेटा जिस फॉर्म में सेव करना चाहते हो यू कैन सेव। एंड जरूरी नहीं है कि सिटीज नाम के कलेक्शन के अंदर हर डॉक्यूमेंट का यही स्कीमा हो, आप चाहो तो इन फील्ड्स के नेम भी चेंज कर सकते हो। फायरस्टोर इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एंड स्कीमा लेस। तो कुछ भी नया डेटा सेव करना इतना आसान है, जस्ट आपको एक मेथड कॉल करना है डॉट सेट एंड इससे डेटा सेव हो जाएगा। अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को अपडेट करना है, देन वो अपडेट करने के लिए जो भी डेटा आपको अपडेट करना है आप उसका फिर से मैप बनाओ, उस डॉक्यूमेंट को रेफर करो एंड देन सेट करो। बट इस बार हम सेट मेथड के अंदर एक और पैरामीटर पास करेंगे, सेट ऑप्शंस डॉट मर्ज, ताकि ये वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट ना करे। अगर हम ये पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो उस केस में जो भी डेटा इस बीजे नाम के डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल है ये उसको ओवरराइट कर देगा। बट हम तो केवल एक पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे सेट ऑप्शंस डॉट मर्ज पास कर दो एंड ये उस एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर केवल ये कैपिटल वाली चीज चेंज करेगा। लेट अस नाउ ट्राई टू ऐड सम डेटा टू अवर क्लाउड फायरस्टोर डेटाबेस। इसके लिए सबसे पहली स्टेप आपका क्लाउड फायरस्टोर डेटाबेस आपको क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गो टू योर फायरबेस कंसोल, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा एंड देन फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट करना होगा। So let's do it. So I am in my Firebase console. Go to Firestore database and create database. हमारे डेटाबेस के कुछ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है। हम ये चीजें यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इससे हमारा डेटाबेस सिक्योर बनता है। तो शुरुआत में हमें यहाँ पे दो मोड दे रखे हैं। पहला है प्रोडक्शन मोड जहाँ पे रीड राइट अलाउड नहीं है, एंड एक है टेस्ट मोड जहाँ पे रीड राइट अलाउड होगा फॉर 1 मंथ। तो अभी के लिए हम इसको टेस्ट मोड में रखेंगे एंड देन जब हम प्रोडक्शन रिलीज करेंगे एट दैट टाइम हम यहाँ पे केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही रीड राइट अलाउ करेंगे। तो दैट इज द लॉक्ड मोड। हम इस पे बाद में आएंगे बट अभी के लिए हम टेस्ट मोड कर रहे हैं ताकि सभी को रीड राइट अलाउड है वेदर दे आर लॉक्ड इन और नॉट। नेक्स्ट, लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने क्लाउड फायरस्टोर की। हर लोकेशन की अलग अलग प्राइसिंग है। दिस फॉर मुंबई। हमारा फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है एंड वी कैन जस्ट स्टार्ट एडिंग डेटा। तो आप यहां से एक नया कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यूजर्स। नेक्स्ट, अब हम इस कलेक्शन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट अगर ऐड करना चाहते हैं सो वी कैन डू सो हियर, क्योंकि एक एम्प्टी कलेक्शन नहीं बनता तो हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है। डॉक्यूमेंट की आईडी या तो आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर ऑटो आईडी दे सकते हो, बट आईडी देना जरूरी है एंड इट मस्ट बी यूनिक विद इन द कलेक्शन। So I would like to give ID by myself, so I am giving it here. यहाँ पे आप एक field key value pairs की form में specify कर सकते हो। So name, and I can write the name here, age, and I can specify it here. And this is not a string, this is a number, so I will make it 20. Save. तो हमारा ये फर्स्ट कलेक्शन क्रिएट हो गया एंड इसके अंदर अभी ये एक डॉक्यूमेंट है। मैं चाहूँ तो इसी कलेक्शन के अंदर और भी डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ एंड इस सुरेश नाम के डॉक्यूमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर फील्ड्स हैं। मैं चाहूं तो और फील्ड्स ऐड कर सकता हूं, इन्हें रिमूव कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं एंड एक नया कलेक्शन, सब कलेक्शन, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक नया सब कलेक्शन भी मैं बना सकता हूं। नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग प्रोग्रामेटिकली। यही काम कोड से करने के लिए हमें पहले इसकी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी होगी। हमने BOM तो ऐड कर ही दिया था, हमें ये फायरस्टोर का इम्प्लीमेंटेशन भी ऐड करना होगा। So just add it in your app Gradle file and then sync. Once we have added the dependency to our Gradle file, we can start using the Firestore SDK. So main activity is my launcher activity. मैंने इसके अंदर एक मेथड कॉल किया है setup, एंड ये सेटअप वाला मेथड हमें डेटाबेस का रेफरेंस ला करके देता है यूजिंग Firebase firestore.getInstance। इससे हमें हमारे डेटाबेस का रेफरेंस मिल जाएगा एंड इसी का यूज करके हम डॉक्यूमेंट्स को ऐड, रिमूव, क्वेरी करेंगे। सो सेटअप के बाद मैंने कॉल किया ऐड डेटा यूजिंग सेट, यानी कि सेट वाले मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया उस मेथड के थ्रू हम कैसे डेटा प्रोग्रामेटिकली ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए जो आपको पुश करना है।
इन की वैल्यू पेयर्स फॉर्म एक मैप होना चाहिए आपके पास, एंड देन आपको जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर से सेव करना है आपके पास उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस होना चाहिए। सो मैंने रेफरेंस क्रिएट किया डेटाबेस के अंदर यूजर्स नाम के कलेक्शन में। आई वांट टू ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट नेम्ड राम, एंड इसका डेटा हमें सेट करना है ये मैप। देन आई हैव सेट ऑन सक्सेस एंड ऑन फेलियर लिसनर्स, ताकि मुझे पता चले कि कब ये सक्सेसफुली ऐड हो रहा है एंड कब इसके अंदर एरर आ रही है। तो ऑन सक्सेस में एंड ऑन फेलियर के अंदर आई हैव रोट लॉग स्टेटमेंट्स। तो जब भी मैं अपना ऐप रन करूंगा then you will be able to see either of these log statements. Now let's run our app and see how the data gets added. तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन रन हुआ यहाँ पे राम नाम का डॉक्यूमेंट ऐड हो गया। लेट्स सी कि लॉगकैट में क्या दिखता है। सो एज यू कैन सी लॉगकैट के अंदर जिस तरीके से मैंने टैग लगाया था डेटा एडेड सक्सेसफुली, वो यहाँ पे लॉग हो चुका है। इट मीन्स हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया। Now let's see how to add the data using add method. जब हमने इसे सेट किया था तब हमें डॉक्यूमेंट की आईडी भी बतानी पड़ी थी। जैसे कि पहले हमने जब राम वाला डॉक्यूमेंट ऐड किया था तब हमें बताया था कि राम आईडी वाले डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा को ऐड करना है। बट अगर आपको उसकी आईडी स्पेसिफाई नहीं करनी है तो उस केस में ऑटो आईडी भी जनरेट हो सकती है, एंड उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ऐड मेथड, ना कि सेट मेथड। सेट मेथड में आईडी स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ऐड में ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो ऐड में भी आपके पास डेटा तो होना ही चाहिए मैप के फॉर्म में। देन हमें कलेक्शन का रेफरेंस लेना है कि यूजर्स नाम के कलेक्शन के अंदर हमें एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है जिसकी आईडी हमारे पास नहीं है, तो वहां पे ये डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। अब इसकी आईडी कुछ जनरेट होगी, अगर आपको वो आईडी चेक करनी है कि क्या आईडी मिली है इस डॉक्यूमेंट को, देन आप ऑन सक्सेस के अंदर डॉक्यूमेंट रेफरेंस से गेट आईडी वाला मेथड कॉल करके उस डॉक्यूमेंट की आईडी ले सकते हो। तो जब भी हम इस ऐप को रन करेंगे देन लॉगकैट में हमें ये आईडी मिल जाएगी अगर हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। तो अगर फेलियर होती है तो एरर प्रिंट हो जाएगी। नाउ लेट्स रन अवर ऐप एंड सी हाउ इट लुक्स। तो जैसे ही हमारा ऐप रन हुआ एक और नया डॉक्यूमेंट आ गया जिसकी आईडी ऑटोमेटिकली आई एंड हमने स्पेसिफाई नहीं करी। लेट्स सी कि लॉगकैट में क्या दिखता है। तो हमने ऑन सक्सेस के अंदर डॉक्यूमेंट की आईडी प्रिंट करवाई थी, तो जो आईडी इस डॉक्यूमेंट को मिली वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। Firestore also allows you to add empty documents. जब आपको एक empty document बनाना है तो उस केस में आप सिंपली जो डेटा पास करते हो वहां पे एक न्यू हैश मैप पास कर दो। ये आप ऐड के साथ भी कर सकते हो एंड सेट के साथ भी कर सकते हो। तो हमने कलेक्शन का रेफरेंस लिया, ऐड मेथड कॉल किया एंड अंदर न्यू हैश मैप पास कर दिया। तो ऑन सक्सेस में हमें इसकी आईडी मिल जाएगी एंड ये एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा इस पर्टिकुलर आईडी के साथ। अगर एरर होती है तो ऑन फेलियर कॉल होगा। नाउ लेट्स रन अवर ऐप एंड सी हाउ इट लुक्स। जैसे ही हमारा ऐप रन हुआ एक और नया डॉक्यूमेंट आ गया जिसकी आईडी ऑटोमेटिकली आई, हमने नहीं दी, एंड ये डॉक्यूमेंट एम्प्टी है, इसके पास कोई डेटा नहीं है। सो हमने तीनों तरीके से डेटा ऐड करना देखा। सबसे पहला जहां पे हम डॉक्यूमेंट की आईडी भी बताते हैं एंड डॉक्यूमेंट का डेटा भी देते हैं। सेकेंडली आईडी ऑटोमेटिकली आती है बट डेटा हम देते हैं। एंड थर्डली एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट बनाना जिसकी आईडी ऑटोमेटिकली आई। हम चाहें तो ये आईडी भी हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट हमें न्यू हैश मैप देना है instead of giving data in the hash map. So this was all about adding data to Firestore. रियल वर्ल्ड में हम मैप या डिक्शनरी के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि मैप के अंदर हमें देने होते हैं की वैल्यू पेयर्स एंड वो कीज होती है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो वो स्ट्रिंग में अगर कुछ भी टाइपिंग मिस्टेक हुई या तो रीड करते वक्त या फिर राइट करते वक्त तो ये इनकंसिस्टेंसी ले आएगी। और हम रियल वर्ल्ड में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूजर का डेटा सेव कराना है तो आपके पास यूजर का ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको प्रोडक्ट सेव करवाना है तो आपके पास उस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको सिटी का डेटा सेव करना है तो आपके पास उस सिटी का ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डेटा डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स में ऐड करवा सकते हैं, हमें नया मैप बनाने की जरूरत नहीं है। और हम प्रैक्टिकली कस्टम ऑब्जेक्ट्स को ही सेव कराएंगे फायरस्टोर के ऊपर। हम मैप के फॉर्म में डेटा कभी भी स्टोर नहीं करेंगे। सो आपके पास कुछ मॉडल क्लास होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटी की क्लास बनी हुई है। अगर आपको ये सिटी का डेटा सेव कराना है तो आपके पास सिटी का ऑब्जेक्ट होगा लाइक दिस। एंड जब आपको इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लो एंड सेट में इस बार मैप की जगह पे ऑब्जेक्ट पास कर दो। ये ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट बना देगा एंड हमें मैप की जरूरत नहीं है। हम रियल वर्ल्ड में यही चीज यूज करेंगे
बिकॉज हम डेटा स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में. दिस इज द थिंग विच वी विल बी यूजिंग. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, जो भी आपकी कस्टम क्लास है जिसको आप फायरबेस पे सेव करवाना चाह रहे हो, उसे रीड करते वक्त एक एरर आ सकती है. तो उस एरर से बचने के लिए जो भी आपकी कस्टम मॉडल क्लास है उसके अंदर एक एम्प्टी पब्लिक कंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है. प्लस अगर आपने प्राइवेट फील्ड्स बना रखे हैं तो इन सभी का पब्लिक गेटर भी होना जरूरी है. बट आई प्रीफर कि आप इन सभी फील्ड्स को बाय डिफॉल्ट पब्लिक रखें या फिर डिफॉल्ट मोड के अंदर रखें, इन्हें प्राइवेट ना बनाएं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट बनाते हो तो आपको इनके गेटर सेंटर बनाने पड़ेंगे. तो इस चीज से बचने के लिए आप सारे फील्ड्स को पब्लिक रखो, तो आपको गेटर बनाने की जरूरत नहीं होगी. बट जब भी आप इन ऑब्जेक्ट्स को फायर स्टोर पे रीड या राइट कर रहे हो तो उसके लिए एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है उस क्लास में. किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के दो तरीके हैं. या तो हम वापस से मैप बना करके सेट ऑप्शंस डॉट मर्ज का यूज करके सेट मेथड कॉल कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट रेफरेंस का अपडेट वाला मेथड यूज कर सकते हैं. आप इस अपडेट वाले मेथड के अंदर की वैल्यू पेयर्स डिफाइन कर सकते हो, एंड यहाँ पे ये वॉशिंगटन वाले डॉक्यूमेंट के अंदर कैपिटल को ट्रू कर देगा. इसका अल्टरनेटिव मेथड है कि हम यहाँ पे मैप बनाते जिस मैप के अंदर ये की वैल्यू पेयर होता कैपिटल ट्रू. यहाँ पे मैं सेट मेथड का यूज करता और उस मैप को पास करके सेट ऑप्शंस डॉट मर्ज कर देता. बट हम इस तरीके से अपडेट मेथड कॉल करके भी वैल्यूज को अपडेट करवा सकते हैं. आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज भी अपडेट करवा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एज को भी अपडेट किया, प्लस फेवरेट्स नाम का एक मैप था, उस मैप के अंदर कलर नाम की थी, उसकी वैल्यू हमने अपडेट कर दी. तो हम इस तरीके से नेस्टेड डेटा को भी अपडेट कर सकते हैं एंड मल्टीपल वैल्यूज एक साथ अपडेट मेथड कॉल करके अपडेट कर सकते हैं. अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फील्ड एरे है तो हम उस एरे के अंदर भी आइटम्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं बिना उस डॉक्यूमेंट को रीड किए. फॉर एग्जाम्पल मुझे रीजन्स नाम की एरे के अंदर एक और नया एलिमेंट ऐड करना है, सो आई विल कॉल फील्ड वैल्यू डॉट एरे यूनियन, एंड जो भी आपको उसके अंदर ऐड करना है वो आप वहां पे पास कर दो. एंड सिमिलरली आप उस एरे में से आइटम्स को रिमूव भी कर सकते हो बाय कॉलिंग फील्ड वैल्यू डॉट एरे रिमूव. सो एरेज को भी अपडेट करने के लिए फायर स्टोर में हमें फैसिलिटी मिलती है. अगर हमने कोई न्यूमेरिक काउंटर बना रखा है हमारे फायर स्टोर के ऊपर, तो उसे अपडेट करने के लिए नॉर्मली प्रोसेस ये होगी कि हम उस एग्जिस्टिंग वैल्यू को पहले रीड करें, उसके अंदर +1 करें एंड देन राइट करें. बट हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें फायर स्टोर के अंदर अपडेट मेथड में एक और फंक्शनलिटी मिलती है जिसका यूज करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि फील्ड वैल्यू डॉट इंक्रीमेंट कर दो, और जितना आपको इंक्रीमेंट करवाना है आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा सकते हो बिना उस वैल्यू को रीड किए. दैट इज द थिंग. अदरवाइज हमें यहाँ पे पहले इस पॉपुलेशन को रीड करना होता, देन +50 करना होता, देन राइट करना होता. बट यहाँ पे सिंगल स्टेप में हमारा काम हो गया. हम फील्ड वैल्यू डॉट इंक्रीमेंट से जितनी भी वैल्यू इंक्रीमेंट करानी है हम करा सकते हैं. एंड सिमिलरली डिक्रीमेंट जब आपको कराना है तो आप नेगेटिव के अंदर वैल्यू दे दो, तो उससे ये डिक्रीमेंट हो जाएगा. अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टाइम सेव करवाना है तो उसके लिए आप अपने मैप या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड बनाओ टाइम स्टाम्प क्लास का. ये टाइम स्टाम्प क्लास फायरबेस के अंदर बनी हुई है एंड हम इस स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते हैं डॉट नाउ. तो इससे हमें टाइम मिल जाएगा एंड ये टाइम फायरबेस पे इस तरीके से सेव हो सकता है. अगर हम चाहें तो डेट क्लास का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, उससे भी डेट सेव हो जाएगी. Till now we have seen how to add new data to Firestore, but how to read data. डेटा को रीड करने के लिए भी आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट का रेफरेंस. उस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस के ऊपर जब आप डॉट गेट मेथड कॉल करोगे तो इससे आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल डेटा मिल जाएगा. जब हम ये गेट मेथड कॉल करेंगे तो हमें डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट का डेटा मिल नहीं जाएगा जिसको हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कर सकें. बिकॉज इट इज एसिंक्रोनस टास्क, इसके लिए भी हमें लिसनर्स लगाने होंगे एंड हमें डेटा मिलेगा लिसनर के अंदर. हम यहाँ डायरेक्टली इक्वल टू करके वैल्यू को नहीं ले सकते. Here also you can use add on success listener and add on failure listener, बट यहाँ पे add on complete listener लगा रखा है. हम चाहें तो add on complete listener भी लगा सकते हैं, बट आई प्रीफर कि आप on success on failure को सेपरेट रखें, नहीं तो ये if else कंडीशंस बहुत ज्यादा हो जाती है. तो हमें on complete के अंदर यहाँ पे टास्क का ऑब्जेक्ट मिला है, इस टास्क के ऑब्जेक्ट के अंदर गेट रिजल्ट से हमें डॉक्यूमेंट मिला एंड देन हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट डेटा किया. लेट्स ट्राई टू रीड द डॉक्यूमेंट वी सेव्ड अर्लियर. उस डॉक्यूमेंट का नाम था राम. So when I want to read this document, मैं इसका रेफरेंस लूंगा एंड देन गेट मेथड कॉल करूंगा.
आप चाहो तो यहाँ पे ऑन कंप्लीट लिसनर भी लगा सकते हो, बट दैट मेक्स थिंग्स सम मेसी। तो आई प्रिफर कि हम ऑन सक्सेस एंड ऑन फेलियर का सेपरेट कॉल बैक लगाएं। तो ऑन सक्सेस के अंदर हमें दो केसेस हैंडल करने हैं, या तो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो उस केस में आपको फेलियर नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस ही मिलेगा। दैट्स व्हाई ऑन सक्सेस के अंदर हम चेक करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है देन उस केस में मैंने एक मेथड बना रखा है शो डायलॉग का, जहां पे मुझे टाइटल एंड मैसेज पास करना है। एंड हियर इज अवर मेथड, सिंपल मटेरियल अलर्ट डायलॉग बिल्डर का यूज करके हमने ये सिंपल सा डायलॉग शो करा दिया। सो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है रीड सक्सेसफुल एंड डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट डेटा। इससे आपको मिलता है मैप, एंड उस मैप को हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया एंड देन उसे प्रिंट कर दिया। एंड अगर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हम डायलॉग दिखाएंगे एरर एंड डॉक्यूमेंट डजंट एग्जिस्ट। अगर कुछ फेलियर होती है तो उस केस में शो डायलॉग एंड एरर एंड जो एक्सेप्शन आया वो। लेट्स रन अवर ऐप। सो जैसे ही हमारा ऐप रन हुआ, हमें यहाँ पे डायलॉग दिख गया रीड सक्सेसफुल, जहां पे हमें जो डॉक्यूमेंट हमने सेव किया था वो दिख गया। जैसा कि मैंने कहा, रियल वर्ल्ड में हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करके डेटा सेव कराते हैं। हम राइट भी उसी के थ्रू कराएंगे एंड रीड भी उसी के थ्रू करेंगे। तो हम कैसे एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके लिए आपको टू ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करना है, एंड जिस भी क्लास का ये ऑब्जेक्ट है आप वो क्लास पास कर दो। एंड मेक श्योर इसका पब्लिक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो उस केस में एक्सेप्शन आएगा। एंड अगर आपने प्राइवेट फील्ड्स बना रखे हैं तो पब्लिक गेटर बनाने भी जरूरी है। बिकॉज वी सेव डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो हम राइट भी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में करेंगे एंड रीड भी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में करेंगे। जब हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रीड करना है तो उसके लिए आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड उसे इंस्टेंशिएट कर दो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का टू ऑब्जेक्ट वाला मेथड कॉल करके। एंड जिस भी क्लास का ये ऑब्जेक्ट है आप वो क्लास यहाँ अंदर पास कर दो। तो मैंने यहाँ पे शो डायलॉग के अंदर यूजर को टू स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके एंड देन प्रिंट करा दिया। लेट्स रन अवर ऐप। सो एज यू कैन सी, जो ऑब्जेक्ट हमने फाइल स्टोर पे सेव कराया था उसी ऑब्जेक्ट को हमने रीड भी कर लिया एंड यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर हमें एक कलेक्शन में अवेलेबल सभी डॉक्यूमेंट्स रीड करने हैं तो उस केस में हम सिंपली उस कलेक्शन का रेफरेंस लेकर के डॉट गेट मेथड कॉल कर सकते हैं। एंड एज यू नो, हम एड ऑन कंप्लीट लिसनर का यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज ऑन सक्सेस एंड ऑन फेलियर लिसनर। सपोज हमें हमारे यूजर्स वाले कलेक्शन को कंप्लीटली रीड करना है, यानी कि उसमें अवेलेबल सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करने हैं, तो उस केस में हमने कलेक्शन का रेफरेंस लिया एंड गेट मेथड कॉल कर दिया। ऑन सक्सेस लिसनर के अंदर हमें एज अ पैरामीटर मिलता है क्वेरी स्नैपशॉट्स। तो जो भी यूजर्स की लिस्ट हमारे पास आएगी उसे सेव करने के लिए हमें पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी एरे लिस्ट बना ली। देन इन क्वेरी स्नैपशॉट्स के ऊपर मैंने इटरेट करके हर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को चेक किया कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है देन मैंने उसे लिस्ट के अंदर इस तरीके से ऐड कर दिया। एट लास्ट, अगर यूजर्स की लिस्ट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं तो मैंने उन्हें शो कर दिया, एंड अगर एक भी ऐड नहीं हुआ इट मींस कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। एंड अगर फेलियर होता है तो उस केस में हम एक्सेप्शन प्रिंट करा देंगे। लेट्स रन अवर ऐप। तो हमारे कलेक्शन के अंदर 4 यूजर्स थे, तो वो चारों यूजर्स की लिस्ट हमें यहाँ पे मिल गई। लेट मी रिवील अ कॉमन मिस्टेक दैट न्यू लर्नर्स मेक। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने यूजर वाला ऑब्जेक्ट एज अ फील्ड डिक्लेयर कर दिया अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, एंड देन रीड सिंगल डॉक वाला मेथड कॉल किया जो कि ये डॉक्यूमेंट को रीड करता है। इसके ऑन सक्सेस लिसनर के अंदर मैंने इस यूजर के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया शो डायलॉग रीड सक्सेसफुल एंड यूजर को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करा दिया। बट डू यू थिंक दिस थिंग विल वर्क? क्या सक्सेसफुली रीड कर पाएगा? पॉज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक। द आंसर इज नो। एंड व्हाई इज दैट सो? ये एक नेटवर्क रिक्वेस्ट है, ये फायरबेस के सर्वर पे क्वेरी करेगा एंड डेटा हमें ला करके देगा, एंड दिस थिंग टेक्स टाइम, अ फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड। सो ये काम हाथों हाथ नहीं होगा। प्लस जितनी देर ये काम हो रहा है हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुकेगा नहीं, इट विल प्रोसीड फर्दर। एंड जैसे ही ये क्वेरी करता है बिना इसके रिजल्ट आए वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, एंड उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यूजर नल होगा। सो यहाँ पे यू विल सी अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन के यूजर नल है एंड यू आर ट्राइंग टू कॉल द मेथड टू स्ट्रिंग ऑन इट। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमें ये शो डायलॉग वाला काम करना है जब डेटा हमारे पास आ जाए,
एंड वो हमें पता कैसे लगेगा, जब ऑन सक्सेस कॉल होगा तब. सो दिस थिंग शुड बी डन हियर. सो करते हैं. नाउ दिस थिंग विल वर्क. सो प्लीज डोंट मेक सच मिस्टेक्स. तो जब भी आपके पास डेटा आएगा उसी के बाद आप डेटा को यूज करने वाला काम करें. आप डायरेक्टली यहाँ पे नीचे वो काम नहीं कर सकते, बिकॉज ये केवल रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड ये रिक्वेस्ट बिना फुलफिल हुए वो नेक्स्ट लाइन के एग्जीक्यूशन पे आ जाएगा. सो ये वाला काम हमें ऑन सक्सेस में ही कराना है, क्योंकि सक्सेस होने के बाद ये काम करना है, नॉट आफ्टर सेंडिंग द रिक्वेस्ट. So we have seen how to read a single document, how to read all the documents in a collection. Now let's see कि हम query कैसे करेंगे, हम कैसे filter out कर सकते हैं एक particular collection के अंदर available documents को. For example, मुझे केवल वही users चाहिए जिनकी age 21 या above है, तो वो लाने के लिए हम query parameters दे सकते हैं. अगर हमें पूरा कलेक्शन रीड करना है तो हम डायरेक्टली डॉट गेट मेथड कॉल कर देते हैं, बट जब आपको क्वेरी करनी है, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, देन उस केस में आप वेयर वाले मेथड्स यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, वेयर लेस देन इक्वल टू, वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू, वेयर ग्रेटर देन, वेयर लेस देन, वेयर इक्वल टू, वेयर नॉट इक्वल टू, वेयर नॉट कंटेंट्स. इस तरीके के मेथड्स का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे केवल कैपिटल सिटीज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर इक्वल टू कैपिटल ट्रू. सपोज हमारे केस में हमें केवल वही यूजर्स फेच करने हैं जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 हो, तो उस केस में आप डायरेक्टली गेट मत करो, पहले कलेक्शन रेफरेंस के ऊपर आप वेयर वाले मेथड्स यूज कर सकते हो. सो एज यू कैन सी, हमारे पास बहुत सारे वेयर मेथड्स अवेलेबल है जिनका यूज करके हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं. हम यहाँ पे यूज करेंगे वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड यहाँ पे हमारा फील्ड है एज, एंड मुझे केवल वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जहाँ पे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 हो. सो लेट्स रन अवर ऐप एंड सी कि 4 डॉक्यूमेंट्स की जगह पे हमें दो ही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं यानी. So as you can see, because only 2 users had their age greater than or equal to 21, so ये दो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे रिट्रीव हो गए. Querying Firestore collections is very easy. हमें ये क्वेरी ऑपरेटर्स मिलते हैं हमारे कलेक्शन को फिल्टर आउट करने के लिए. लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. एंड अगर हमारा फील्ड एरे है तो हम एरे कंटेन्स या फिर एरे कंटेन्स एनी, ये ऑपरेटर लगा करके एरे के अकॉर्डिंग भी फिल्टरिंग कर सकते हैं. अगर हम मल्टीपल वैल्यूज के अगेंस्ट चेक कराना चाहते हैं तो हम इन और नॉट इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वो सारी सिटीज चाहिए जहां पे स्टेट कैलिफोर्निया हो, तो वो सारी सिटीज को रिटर्न कर देगा. ये पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख रिटर्न कर देगा. आप स्ट्रिंग्स के ऊपर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली क्वेरीज लगा सकते हो. अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सैन फ्रांसिस्को के आगे वाले सारे नेम्स वाली सिटीज लाना चाहते हो तो आप ये क्वेरी यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज लेस देन, ग्रेटर देन, लाइक दीज क्वेरीज ऑन स्ट्रिंग्स आल्सो. एरे मेंबरशिप, हमारे सिटीज वाले कलेक्शन के अंदर हर डॉक्यूमेंट में रीजन्स नाम की एक एरे है. अगर हम दिखना चाहते हैं उस रीजन्स वाली एरे के अंदर वेस्ट कोस्ट है या नहीं, तो हम ये क्वेरी लिख सकते हैं, यानी कि हम एरे की मेंबरशिप भी चेक कर सकते हैं. अगर हम मल्टीपल वैल्यूज के अगेंस्ट इक्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं वेयर इन. तो जहां पर भी कंट्री यूएसए या फिर जापान होगी वो सारी सिटीज इससे रिटर्न हो जाएगी. नॉट इन इसका जस्ट अपोजिट करने के लिए काम में आएगा, जहां पर भी सिटीज की कंट्री यूएसए या जापान नहीं है वो सारी सिटीज रिटर्न हो जाएगी. हम एरे कंटेन्स एनी वाली क्वेरी भी लगा सकते हैं जिसके थ्रू इन दोनों में से अगर कोई सी भी वैल्यू अगर उस एरे के अंदर है तो ये वो सारी सिटीज को रिटर्न कर देगा. कंपाउंड क्वेरीज, अगर हम चाहें तो क्वेरी एक से ज्यादा फील्ड्स के ऊपर भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मुझे वो सारी सिटीज चाहिए जहां पे स्टेट सीओ के इक्वल हो एंड जहां पे नेम डेनवर हो. हम अलग अलग फील्ड्स के ऊपर इक्वालिटी वाले ऑपरेटर्स तो कंबाइन कर सकते हैं, बट रेंज क्वेरीज जैसे कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, हम ये सारी केवल एक ही फील्ड पे लगा सकते हैं. हम इनके थ्रू कंपाउंड क्वेरी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, हियर यहाँ पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टेट के ऊपर भी लगाया है एंड ग्रेटर देन को पॉपुलेशन के ऊपर भी लगाया है. दिस टाइप ऑफ क्वेरीज आर नॉट सपोर्टेड. मल्टीपल रेंज फिल्टर्स नहीं लगा सकते डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर, बट दिस इज वैलिड क्योंकि हम एक सिंगल फील्ड के ऊपर ये क्वेरीज कर रहे हैं. हम इक्वल टू के साथ में रेंज फिल्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं एंड दिस इज अ वैलिड क्वेरी. लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड क्वेरीज. इन माय यूजर्स कलेक्शन आई हैव दिस 3 डॉक्यूमेंट्स, महेश, राम एंड सुरेश. इन तीनों की एज 20 सेट करी हुई है.
एंड नाउ इफ आई वांट टू राइट ए क्वेरी कि जहां पे एज इक्वल टू 20 हो एंड मुझे केवल वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जहां पे नेम आर या आर से अबव से स्टार्ट होता हो, तो उस केस में मुझे केवल राम और सुरेश मिलने चाहिए, महेश नहीं मिलना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ वी विल राइट द क्वेरी फॉर दिस। सो हम लिखेंगे वेर ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नेम आर, यानी कि आर या आर से अबव अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो भी नेम्स आएंगे ये उन यूजर्स को रिटर्न करेगा, एंड जहां पे एज इक्वल टू 20 हो। तो हम इस तरीके से मल्टीपल फील्ड्स की क्वेरीज को कंबाइन करके कंपाउंड क्वेरीज लिख सकते हैं। बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन केवल यही है कि ये जो रेंज क्वेरीज है ये आप सिंगल फील्ड के ऊपर ही कर सकते हो। अगर आपको और लेस देन इक्वल टू का यूज करना है तो केवल नेम के ऊपर ही वो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेयर लेस देन एंड आई कैन राइट हियर टी। तो आर से टी के बीच में जिन जिन का भी नाम है ये उन्हें रिटर्न कर देगा। सो इस तरीके की रेंज वाली क्वेरीज आप नेम वाले फील्ड यानी कि एक सिंगल फील्ड के ऊपर लगा सकते हो। मैं यहाँ पे एज नहीं लिख सकता। तो इक्वल टू के साथ में अगर आपको रेंज क्वेरी लगानी है तो वो सभी एक ही फील्ड के ऊपर होनी चाहिए। नाउ लेट्स रन अवर ऐप। तो जैसे ही हमारा ऐप रन हुआ देयर इज एन एक्सेप्शन, एंड क्या है वो एक्सेप्शन? फेल्ड प्री कंडीशन। क्योंकि हम यहाँ पे एक कंपाउंड क्वेरी लगा रहे हैं, यानी कि दो फील्ड्स के ऊपर क्वेरी लगा रहे हैं, फर्स्ट इज नेम एंड सेकंड इज एज। तो इसके लिए पहले आपको इंडेक्स क्रिएट करना होगा। इंडेक्सिंग हेल्प करता है ऐसी क्वेरीज को रन करने के लिए। तो हमें ये इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा एंड इसके लिए यूआरएल हमें यहाँ पे लिखी हुई मिली है। हमें इस यूआरएल पे जाना है एंड देन कंपोजिट इंडेक्स क्रिएट करना है। So to copy this URL, I have an app named Universal Copy. So मैं उसे start करूंगा and then I can copy this URL easily. Now when you open that URL, आपको इस तरीके से एक डायलॉग दिखेगा। So आपको ये इंडेक्स क्रिएट कर देना है। इसे बिल्ड होने में टाइम लगेगा अराउंड 1 to 2 मिनट्स, एंड इसके बाद हम ये क्वेरी रन करेंगे तो ये एक्सेप्शन नहीं आएगा। When we run our app after creating the composite index, जिस तरीके से हमने क्वेरी किया था कि नेम आर एंड टी के बीच से स्टार्ट होना चाहिए एंड एज 20 होनी चाहिए, तो हमें महेश के अलावा बाकी जो दो डॉक्यूमेंट्स थे वो दोनों यहाँ पे रीड हो गए। तो इस तरीके से आप कंपोजिट इंडेक्स बना करके कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी कर सकते हो। क्वेरीज लगाते वक्त आप इन बातों का ध्यान रखें। फर्स्टली, केवल वही डॉक्यूमेंट्स क्वेरी को मैच कर सकते हैं जहां पे वो फील्ड एग्जिस्ट करता है। वी कांट कंबाइन नॉट इन एंड नॉट इक्वल टू इन अ कंपाउंड क्वेरी। कंपाउंड क्वेरी के अंदर अगर हम ये सारे ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि वो सेम फील्ड पे हो। हम अलग अलग फील्ड्स के ऊपर ये क्वेरीज नहीं लगा सकते। सो इन दिस वे हम वेयर वाले मेथड्स का यूज करके हमारे कलेक्शन को फिल्टर आउट कर सकते हैं। एंड यही नहीं, एंड केवल सिंगल फील्ड के ऊपर ही हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते, हम मल्टीपल फील्ड्स के अक्रॉस हमारी फिल्टर क्वेरीज लिख सकते हैं। सो क्वेरिंग इन फायरस्टोर इज वेरी इजी एंड पावरफुल। सपोज हमारे चैट एप्लीकेशन का डेटाबेस कुछ इस तरीके से है। सबसे टॉप पे हमारे पास रूम्स नाम का कलेक्शन है जिसके अंदर अलग अलग रूम्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। हर रूम के डॉक्यूमेंट के अंदर एक सब कलेक्शन है मैसेजेस नाम का, एंड हर रूम के सेपरेट मैसेजेस उनके सब कलेक्शन के अंदर सेव्ड है। अगर आप यहाँ पे सारे रूम्स के मैसेजेस के ऊपर क्वेरी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हर रूम में एलेक्स द्वारा भेजे गए मैसेजेस की क्वेरी करना चाहते हो, तो आप ये भी फायर स्टोर के थ्रू कर सकते हो। एंड इसे हम कहते हैं कलेक्शन ग्रुप क्वेरी। क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस वाला कलेक्शन केवल एक ही जगह पे बना हुआ नहीं है, हर रूम के अंदर सेपरेट मैसेजेस वाले कलेक्शन बने हुए हैं। अगर आप इन सभी अलग अलग मैसेजेस वाले सब कलेक्शन के ऊपर क्वेरी करना चाहते हो देन वी विल यूज कलेक्शन ग्रुप क्वेरी। तो हमारे केस में कलेक्शन ग्रुप का नाम है मैसेजेस। तो विल राइट db डॉट कलेक्शन ग्रुप मैसेजेस, एंड जो भी आपको क्वेरी करनी है वो, अगर आपको क्वेरी नहीं करनी है तो सारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप लेकर के आ सकते हो सेम नाम के सब कलेक्शन से। यहाँ पे हर सिटी के डॉक्यूमेंट के अंदर एक लैंडमार्क्स नाम का सब कलेक्शन है, तो यहाँ पे उसके ऊपर क्वेरी करी गई है। इफ वी हैव अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अवर कलेक्शन, हम उन्हें लिमिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर केवल 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए देन आई कैन ऑल्सो सेट लिमिट एज 3। वी कैन ऑल्सो सॉर्ट अवर डॉक्यूमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड उसके लिए हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय मेथड। एंड यहाँ पे आप उस फील्ड का नेम स्पेसिफाई कर दो जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डरिंग करनी है। आप चाहो तो डॉक्यूमेंट की आईडी से भी ऑर्डरिंग कर सकते हो।
just instead of this name you have to type field value dot document id, and if you want to sort in descending order तो order by method में आप एक और पैरामीटर पास कर सकते हो direction dot descending. We can also sort based on multiple fields. For example यहाँ पे state and population दो fields के according sorting करिए. And we can combine everything we have seen till now. हम where वाली query भी लगा सकते हैं, साथ में order by and then limit. बट प्लीज मेक श्योर कि जहां पर भी आप रेंज वाली क्वेरी लगा रहे हो वहां पे ऑर्डर बाय उस सेम फील्ड पे होना चाहिए. अगर आप अलग फील्ड पे लगा रहे हो देन इट विल बी एन इनवैलिड क्वेरी. इट मींस कि रेंज वाले फिल्टर्स एंड ऑर्डर बाय सेम फील्ड पे होना चाहिए. वेरी लॉन्ग लिस्ट्स को दिखाने के लिए हमें पेजिनेशन करना होगा, एंड ये पेजिनेशन हम लिमिट लगा करके कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सिटीज को रिट्रीव कर रहे हो एंड उसमें हमने लिमिट लगाई सपोज 100 सिटीज की, एंड उसमें हमने देखा कि जो लास्ट वाली सिटी थी उसके अंदर पॉपुलेशन 1 मिलियन थी. तो अगर मुझे 1 मिलियन के आगे वाली सिटीज चाहिए देन आई कैन सिंपली यूज स्टार्ट एट. तो ये मुझे उसके आगे वाली सिटीज ला करके देगा, एंड इस तरीके से आप लास्ट में आए हुए सिटी का पॉपुलेशन सेव करा सकते हो एंड नेक्स्ट टाइम स्टार्ट एट पे वो वाली वैल्यू लगा सकते हो. अगर हम चाहें तो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग भी आगे की क्वेरीज कर सकते हैं. स्टार्ट एट के अंदर आप डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट भी पास कर सकते हो. तो जो भी हमारा लास्ट में आया हुआ डॉक्यूमेंट होगा हम उसका स्नैपशॉट सेव कर देंगे एंड नेक्स्ट टाइम जब क्वेरी करेंगे तब स्टार्ट एट के अंदर वो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट इस तरीके से पास कर सकते हैं ताकि हमें इस डॉक्यूमेंट के आगे वाले डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे. लाइक दिस. सबसे पहले हमने क्वेरी करी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड लिमिट कर दिया 25 डॉक्यूमेंट्स के लिए. जब हमें इसके डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे एंड हमें आगे वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट आया था उसका डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट हम सेव करा लेंगे, एंड देन जब हमें नेक्स्ट क्वेरी करनी होगी तब हम स्टार्ट एट के अंदर वो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट लगा देंगे एंड नेक्स्ट 25 डॉक्यूमेंट्स फैच करके लाएंगे एंड सो ऑन. डिलीटिंग डॉक्यूमेंट्स इज ऑल्सो वेरी इजी. जस्ट आपको उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेना है एंड डिलीट का मेथड कॉल कर देना है. एंड एज यूजुअल ऑन सक्सेस एंड ऑन फेलियर लिस्टनर अगर आपको सेट करने हैं तो आप कर सकते हैं. अगर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं करना है एंड ओनली पर्टिकुलर फील्ड को डिलीट करना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. जस्ट आप नया मैप क्रिएट करो एंड उसके अंदर जो भी फील्ड आपको डिलीट करना है आप उसका नेम स्पेसिफाई करो एंड फील्ड वैल्यू डॉट डिलीट ये वाला पैरामीटर पास कर दो. हमें मैप बनाने की जरूरत नहीं है, हम यही चीज यहाँ अपडेट के अंदर भी लिख सकते हैं. एंड्रॉइड में कंप्लीट कलेक्शन डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें क्लाउड फंक्शंस यूज करने होंगे. प्लीज नोट वन थिंग, जब भी आप एक डॉक्यूमेंट डिलीट करते हो तो उसके सब कलेक्शंस डिलीट नहीं होते. जब आप कंसोल के थ्रू करोगे तब डिलीट हो जाएंगे, बट जब आप प्रोग्रामेटिकली किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करोगे तो उसके सब कलेक्शन डिलीट नहीं होते. एंड हम कलेक्शंस को एंड्रॉइड के थ्रू तो डिलीट कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए आपको क्लाउड फंक्शंस का ही यूज करना होगा. एट अ ग्लैंस फायरस्टोर में सीम सिंपल, बट यहाँ पे हमारे डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हमें ब्रेनस्टॉर्म करना होगा. हम केयरलेसली हमारा डेटाबेस डिजाइन नहीं कर सकते कि भले ही हमें फ्री कोटा मिलता है बट जब ये एक्सीड होगा तब हमें बहुत भारी प्राइस पे करनी पड़ेगी अगर हमारा डेटाबेस सही तरीके से डिजाइंड नहीं है. हमें इसके कंस्ट्रेंट्स एंड प्राइसिंग मॉडल को ध्यान में रखते हुए हमारा डेटाबेस डिजाइन करना होगा. फ्री कोटा में हम 1 GB का डेटा स्टोर करवा सकते हैं. हमें पर डे 50,000 रीड ऑपरेशंस मिलते हैं, 20,000 राइट एंड 20,000 डिलीट ऑपरेशंस मिलते हैं. एंड एक मंथ की नेटवर्क बैंडविड्थ हमें 10 GB की मिलती है. सो हम कितना डेटा लेकर के आते हैं वो इतना मैटर नहीं करता. जब हम एक डॉक्यूमेंट रीड करेंगे तो वो एक रीड काउंट होगा. अगर हम एक डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं तो वो एक राइट काउंट होगा, भले ही हम पूरा डॉक्यूमेंट राइट करें या फिर एक सिंगल फील्ड राइट करें, दैट विल बी काउंटेड एज वन राइट. अगर हम एक डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं तो वो वन डिलीट काउंट होगा. सो फायर स्टोर के अंदर हम कितना डेटा रीड या राइट करते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, बट हम कितने डॉक्यूमेंट्स रीड या राइट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी प्राइसिंग होती है. नेटवर्क बैंडविड्थ हमें वैसे भी 10 GB बहुत ज्यादा मिलती है, बट हमें ये रीड राइट ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए हमारा डेटाबेस डिजाइन करना होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसके डेटाबेस के अंदर अगर हम हर प्रोडक्ट का सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाएंगे एंड अगर हमारे 1000 यूजर्स हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स को अगर एक साथ रीड करेंगे तो ये हमारा ये कोटा बहुत जल्दी एक्सीड हो जाएगा.
तो हमें हमारा डेटाबेस बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना होगा, इकोनॉमिकल डेटाबेस डिजाइन करना है। ये रीड राइट ऑपरेशंस का कोटा पैसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग मिडनाइट पे रीसेट हो जाता है एंड डेली आपको इतना कोटा मिलता है फॉरएवर। लेट अस अंडरस्टैंड द प्राइसिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज हमारे 1000 यूजर्स हैं एंड 100 प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम हर प्रोडक्ट को सेपरेट डॉक्यूमेंट्स में सेव कराएंगे एंड अगर ये 1000 यूजर्स डेली वन टाइम अगर एप्लीकेशन ओपन करते हैं एंड इफ यू डू नॉट अप्लाई पेजिनेशन तो 100 डॉक्यूमेंट्स एक साथ रीड होंगे एंड दैट सम्स अप टू 1 लाख रीड ऑपरेशंस पर डे। इट मींस हमारा कोटा एक्सीड हो गया क्योंकि हमें ओनली 50,000 रीड ऑपरेशंस मिलते हैं। अल्टरनेटिवली अगर हम सारे प्रोडक्ट्स को केवल एक ही डॉक्यूमेंट में सेव करा देंगे एंड फिर अगर ये 1000 यूजर्स अगर हमारा एप्लीकेशन दिन में एक बार ओपन करते हैं तो ओनली 1000 रीड ऑपरेशंस हुए। अगर आप सारे प्रोडक्ट्स एक ही डॉक्यूमेंट में सेव करवा रहे हो तो आप फिल्टरिंग नहीं कर सकते। तो आपको ये कंस्ट्रेंट्स ध्यान में रखते हुए अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना डेटाबेस डिजाइन करना है ताकि वो इकोनॉमिकल भी रहे एंड हमारे लिए स्केलेबल भी रहे। एक अच्छा डेटाबेस एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए वेयर ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। सपोज अगर हम एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड उस केस में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट से ए यूजर बी यूजर को 100 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है, तो ये चीज ये ट्रांजैक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होगा। सबसे पहले ए के अकाउंट से 100 रुपीज डिडक्ट होंगे एंड देन बी के अकाउंट में 100 रुपीज इंक्रीमेंट होंगे। तो ये मल्टीपल ऑपरेशंस कंबाइन होकर के एक ट्रांजैक्शन बन रहा है एंड डेटाबेसेस के अकॉर्डिंग ये एटॉमिक होना चाहिए। अगर इसके अंदर एक भी स्टेप अगर फेल हो गई तो उस केस में कंप्लीट ट्रांजैक्शन रोल बैक होना चाहिए। तो ये चीज हम फायरबेस से कैसे करेंगे? अगर हम ये स्टेप्स खुद करने लगे तो अगर आगे जाकर के अगर एक्सेप्शन हुआ तो हमें रोल बैक्स वगैरह खुद करने पड़ेंगे। बट हमें फायर स्टोर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम ट्रांजैक्शंस बना सकते हैं जहां पे अगर एक भी ऑपरेशन फेल हुआ तो वो ऑटोमेटिकली रोल बैक करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। सो अ ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस जहां पे हम एक या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रीड राइट कर सकते हैं एंड जो भी हमें लॉजिकल टास्क परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली अगर आपको ओनली राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, बहुत सारे राइट ऑपरेशंस जो कि या तो सारे के सारे परफॉर्म होंगे या फिर एक भी परफॉर्म नहीं होगा, तो उसके लिए हम इन्हें एक बैच के फॉर्म में राइट करवा सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन रन करने के लिए अपनी डेटाबेस के रेफरेंस के ऊपर रन ट्रांजैक्शन मेथड कॉल कर सकते हो, जहां पे ये कॉल बैक हमें इंप्लीमेंट करना होगा कि ट्रांजैक्शन रन करने में क्या क्या करना है हमें। एंड इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स रीड राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स को केवल रीड करोगे एंड देन एक साथ राइट करोगे। आप रीड राइट नहीं कर सकते, पहले जितना रीड करना है कर लो एंड देन राइट करो। प्लीज नोट दैट ट्रांजैक्शन के अंदर हमें डॉक्यूमेंट डायरेक्टली रीड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हियर ट्रांजैक्शन डॉट गेट एंड हमें डॉक्यूमेंट का रेफरेंस पास करना है, इससे हमें डायरेक्टली स्नैपशॉट मिल जाएगा। हमें यहाँ पे ऑन सक्सेस ऑन फेलियर बार बार लगाने की भी नीड नहीं है। तो हमारा बॉयलर प्लेट कोड भी ट्रांजैक्शंस की हेल्प से रिड्यूस हो जाता है। जब हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक साथ राइट करने हैं तो हम राइट बैच का यूज कर सकते हैं। राइट बैच का ऑब्जेक्ट बनाओ सबसे पहले db.batch से एंड देन सपोज हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैंने बैच डॉट सेट कर दिया। सेट करने के बाद आपको पहले रेफरेंस देना है एंड देन जो भी चीज सेव करनी है वो आप बैच के अंदर सेट अपडेट ऐड जो भी करना है कर सकते हो एक साथ। बट यहाँ पे फायदा ये है कि इन सभी का एक ही कॉल बैक आप लगा सकते हो, तो ये तीनों ऑपरेशंस या तो एक साथ होंगे या फिर नहीं होंगे। सो दिस इज एटॉमिक। राइट बैच एंड ट्रांजैक्शंस एटॉमिक होते हैं एंड इनका एक सिंगल कॉल बैक होता है, या तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होते हैं या फिर बीच में रुकने पे रोल बैक कर जाते हैं। While developing applications, you may come across a use case जहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के चेंजेस को रियल टाइम में लिसन करने की नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉक मार्केट की कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस केस में अगर हम यूजर को स्टॉक्स की लिस्ट दिखा रहे हैं जहां पे उनकी प्राइसेस एवरी सेकंड चेंज हो रही है, देन उस केस में हम एक बार रीड करके वैल्यूज नहीं दिखा सकते। जब वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है वी नीड अपडेट्स फॉर देम कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस चेंज हो चुकी है, ये पर्टिकुलर स्टॉक नया ऐड हुआ है, ये रिमूव हो गया है। सो इस टाइप के रियल टाइम अपडेट्स हम क्लाउड फायर स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ही चेंजेस को लिसन करना है देन उस केस में जस्ट टेक द डॉक्यूमेंट रेफरेंस एंड देन इसका हम मेथड कॉल कर सकते हैं ऐड स्नैपशॉट लिसनर, जहां पे हम पास करेंगे हमारा कॉल बैक एंड इसका मेथड ऑन इवेंट कॉल होगा जब भी इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस होंगे तब।
अगर आपने एक सिंगल फील्ड भी चेंज किया है इसका, तब भी ऑन इवेंट वाला मेथड कॉल होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया तब भी ये मेथड कॉल होगा। ऑन इवेंट मेथड में हमें दो पैरामीटर्स मिलते हैं। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट कि डॉक्यूमेंट अब उसकी वैल्यू क्या है, एंड एक हमें मिलता है एक्सेप्शन। अगर ये स्नैपशॉट ऐड होने में अगर कुछ एरर आती है तो वो आपको एक्सेप्शन उस केस में नल नहीं मिलेगा, एंड तब हम ये एरर को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं होती है तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है या फिर वो रिमूव हो चुका है। अगर वो रिमूव हो चुका है देन उस केस में स्नैपशॉट नल होगा एंड स्नैपशॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब हम आएंगे एल्स पार्ट में एंड हमने दिखा दिया करंट डेटा नल, इट मींस डॉक्यूमेंट रिमूव हो चुका है। एंड अगर उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं तो उस केस में हम लॉग दिखा रहे हैं कि करंट डेटा ये है। सो इट इज वेरी इजी टू ऐड स्नैपशॉट लिसनर्स टू योर डॉक्यूमेंट। नॉट ओनली दिस, अगर हम चाहें तो हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी स्नैपशॉट लिसनर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सिटीज वाले कलेक्शन के अंदर केवल उन्हीं सिटीज के डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट लिसन करने हैं जहां पे स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया है। सो जिस तरीके से हम इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए क्वेरी लिखते थे, आप उसी तरीके से क्वेरी लिख करके ऐड स्नैपशॉट लिसनर लगा सकते हो। एंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के स्नैपशॉट को लिसन करते वक्त आपको एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, यू गेट क्वेरी स्नैपशॉट ऑब्जेक्ट। एंड क्वेरी स्नैपशॉट एक इटरेबल है जिसका यूज करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो जिन जिन में भी चेंजेस हुए हैं। एंड सिमिलरली अगर आपको पूरे कलेक्शन के चेंजेस को लिसन करना है देन उस केस में आप ये वेयर वाला स्टेटमेंट हटा सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली लिसन ऑल द चेंजेस विद इन अ कलेक्शन। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, प्लीज नोट कि अगर आप किसी कलेक्शन के ऊपर या फिर किसी क्वेरी के ऊपर स्नैपशॉट लिसनर लगाते हो जहां पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को आप लिसन कर रहे हो, देन उस केस में फर्स्ट टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट्स रीड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे कलेक्शन के अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स है एंड अगर मैंने उस कलेक्शन के ऊपर स्नैपशॉट लिस्टर लगाया है तो भले ही कोई चेंजेस ना हुए हो, आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट टाइम रीड होंगे। एंड ऑल्सो नोट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको स्नैपशॉट लिस्टर के अंदर मिलते हैं वो भी आपके रीड कोटा में से डिडक्ट होते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए स्नैपशॉट लिस्टर लगाइए, क्योंकि स्नैपशॉट लिस्टर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार तो रीड करेगा ही, भले ही कोई चेंजेस ना हुए हो तो भी। एंड ये सारे रीड काउंट आपके फ्री कोटा के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, दैट यू विल हैव टू कंसीडर। इफ यू स्पेसिफिकली वांटेड टू नो कि ये डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है या मॉडिफाई हुआ है या डिलीट हुआ है, देन उस केस में हम क्वेरी स्नैपशॉट के स्नैपशॉट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर गेट डॉक्यूमेंट चेंजेस वाला मेथड कॉल कर सकते हैं, जो कि हमें एक इटरेबल देता है जहां पे डॉक्यूमेंट चेंज की एक लिस्ट है। तो हम हर एक डॉक्यूमेंट चेंज को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि उसका टाइप क्या है। अगर ऐड हुआ है तो उस केस में हम इस तरीके से नए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। अगर मॉडिफाई हुआ है तो मॉडिफाई होने के बाद डेटा क्या है वो हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट रिमूव हुआ है तो उसे भी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हमारा लिसनर परमानेंटली बैकग्राउंड के अंदर वर्क करता है तो बहुत ज्यादा रीड काउंट्स हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जब आपने लिसनर लगाया तो मेक श्योर कि काम हो जाने के बाद आप उस लिसनर को डिटैच कर दो। डिटैच करने के लिए सिंपल सा, जब भी आप ऐड स्नैपशॉट लिसनर करते हो तब वो आपको लिसनर रजिस्ट्रेशन का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस ऑब्जेक्ट को आप सेव करा लो एंड जब भी आपका काम हो जाए तब इस ऑब्जेक्ट का डॉट रिमूव मेथड कॉल करके आप इसके चेंजेस को लिसन करना स्टॉप कर सकते हो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्नैपशॉट लिसनर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमने हमारे फायर स्टोर के अंदर एक कलेक्शन बनाया था विद द नेम यूजर्स, जिसके अंदर यूजर्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे। नाउ इफ आई वांट टू गेट नोटिफाइड कि जब भी कोई नया यूजर आए या फिर पुराना डिलीट हो जाए या फिर अपडेट हो जाए, तो उसके लिए मैं इस कलेक्शन के ऊपर स्नैपशॉट लिसनर लगा सकता हूं। आई डोंट वांट टू ट्रैक द चेंजेस ऑन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बट ऑन द कंप्लीट कलेक्शन। सो मैंने यहाँ पे इस कलेक्शन का रेफरेंस लिया एंड देन ऐड स्नैपशॉट लिसनर का मेथड कॉल करके अपना इवेंट लिसनर यहाँ पे पास कर दिया। इवेंट्स में काउंट होते हैं कि जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड हो, पुराना मॉडिफाई हो या फिर कोई रिमूव हो जाए। तो ये 3 इवेंट्स हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। एंड जब भी कोई ऐसा इवेंट होगा तब ये ऑन इवेंट वाला मेथड कॉल होगा। प्लीज नोट कि फर्स्ट टाइम जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तब आपको जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स इस कलेक्शन के अंदर हैं उन सभी के लिए एडेड वाला कॉल बैक मिलेगा। एंड देन जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑन इवेंट वाला मेथड कॉल होगा। सो ऑन इवेंट के अंदर हमें 2 पैरामीटर्स मिलते हैं। पहला है क्वेरी स्नैपशॉट, जहां पे हमें इन सभी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स के ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। एंड अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो आपको ये एक्सेप्शन यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन नल नहीं है एंड स्नैपशॉट्स अगर नल है, इट मींस हमें कोई चेंजेस लिसन नहीं हुए एंड कुछ एरर हुई है।
तो उस केस में मैंने लॉग लगा करके एरर प्रिंट करा दी। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं वो आप snapshots.getDocumentChanges चेंजेस वाला मेथड कॉल करके इटरेबल ले सकते हो। एंड यहाँ पे हम हर एक डॉक्यूमेंट चेंज को फॉर लूप लगा करके एक्सेस कर रहे हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स चेंज होंगे, हो सकता है आपको सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए ऑन इवेंट मेथड कॉल हो जाए या फिर सभी का मिला करके एक ही मेथड कॉल हो जाए। इट डिपेंड्स वेदर ये चेंजेस एक साथ हो रहे हैं या फिर अलग अलग हो रहे हैं। सो हर डॉक्यूमेंट चेंज के लिए हमने यहाँ पे स्विच केस लगा रखा है। अगर डॉक्यूमेंट चेंज का टाइप एडेड है तो उस केस में हमने लॉग लगा दिया कि नया यूजर ऐड हो गया एंड हमने उसे टू ऑब्जेक्ट का यूज करके यूजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया एंड उसकी स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। सिमिलरली मॉडिफाई या रिमूव होता है तो उस केस में हमने यूजर का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा दिया। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी हम स्नैपशॉट लिस्टनर लगाते हैं तो हमें काम हो जाने पे इन्हें डिटैच करना जरूरी है। सो जब भी हमारी एक्टिविटी बंद होगी तो उस केस में मैंने ऑन स्टॉप में लिसनर को रिमूव कर दिया। एंड ये लिसनर का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? जब भी आप स्नैपशॉट लिसनर लगाओगे तो उस केस में आपको लिसनर का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। सो लेट्स रन अवर ऐप। जैसे ही हमारा ऐप रन हुआ हम लॉगकैट में देख सकते हैं कि हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे कलेक्शन में अवेलेबल थे उन सभी के लिए न्यू वाला कॉल बैक मिला। इट मींस इसके अकॉर्डिंग ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं। सो इनिशियली जब भी आप स्नैपशॉट लिसनर लगाओगे तब आपको वो डॉक्यूमेंट रीड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। एंड देन जब आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे लिसन होंगे। सो लेट्स ट्राई टू मेक सम चेंजेस। एज यू कैन सी हमें यहाँ पे मॉडिफाइड यूजर वाला कॉल बैक मिल गया। लेट्स ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू यूजर का कॉल बैक मिल गया। एंड व्हेन आई डिलीट दिस डॉक्यूमेंट यू कैन सी रिमूव्ड यूजर। सो इस तरीके से हम स्नैपशॉट लिसनर लगा करके हमारे डॉक्यूमेंट के चेंजेस को रियल टाइम में लिसन कर सकते हैं। एंड दिस थिंग इज वेरी यूजफुल व्हेन वी वांट टू गेट नोटिफाइड ऑफ चेंजेस इन अवर डेटा। Importing or exporting data to or from JSON in Firestore is also easy। यानी कि हम हमारे कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं एक जेसन फाइल के अंदर एंड उसे फ्यूचर में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रीस्टोर भी कर सकते हैं। वैसे तो फायरबेस ये फैसिलिटी खुद भी प्रोवाइड कराता है बट वो थोड़ी ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। npm का हम एक पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है नोड फायरस्टोर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एंड इसका यूज करके हम किसी भी कलेक्शन का बैकअप ले सकते हैं एंड उसे रीस्टोर कर सकते हैं। जस्ट आपके पास क्रेडेंशियल्स वाली सर्विस अकाउंट जेसन वाली फाइल होनी चाहिए एंड वो आप ये स्टेप्स फॉलो करके ला सकते हो। एंड वंस यू हैव दैट फाइल यू कैन इजीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा टू और फ्रॉम जेसन फाइल्स। जब आपको एक्सपोर्ट करना है देन फायरस्टोर एक्सपोर्ट, अपने क्रेडेंशियल्स वाली जेसन फाइल दे दो, इस फाइल के अंदर अपना बैकअप लेना है एंड ये आपके कंप्लीट डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर देगा। अगर आपको एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या कलेक्शन से डेटा को एक्सपोर्ट करना है देन आप उसका पाथ भी दे सकते हो। इंपोर्टिंग इज ऑल्सो ईजी। फायरस्टोर इंपोर्ट, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कराओ, कौन सी बैकअप फाइल से रीड करना है तो ये कंप्लीट डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेगा। एंड अगर किसी पर्टिकुलर कलेक्शन पे जाकर के अगर इंपोर्ट करना है देन आप नोड पाथ भी प्रोवाइड करा सकते हो। तो यूजिंग दिस टूल you can easily backup and restore your database. This was an introduction to Firestore and its capabilities.